Morning student of class 9. Today we start chapter 5 Fundamental Unit of Life, जिसको हम सेल भी कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट यूनिट क्या होती है? हमारी सेल। तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेल कहाँ से आया। ठीक है, इन 1965 Robert Hooke examined the thin slice of cork through self-designed microscope. अब रॉबर्ट 1965 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नाम के। उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक अनियन की थिन लेयर निकाल ली। ठीक है, और उसको किस में रखा? स्लाइस में रखा। कहाँ रखा? स्लाइस में रखा। स्लाइस में रखा। स्लाइस किस चीज की थी? एक छोटा सा टुकड़ा था मिरर का, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या करता है बच्चों? माइक्रोस्कोप चीजों को इमेजेस को मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है, इसके आगे क्या हुआ? इट लुक्स लाइक हनीकॉम्ब कंसिस्ट ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। जब उन्होंने वो माइक्रोस्कोप के नीचे रखा अनियन पेल को, तो उनको क्या लगा? उनको जो इसकी इमेज बनकर आई माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप के लेंस से जो इमेज दिखी उन्हें, वो कैसी दिखी? हनी बी जैसी, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता हो। ठीक है, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। ठीक है, उन्हीं को उन्होंने कहा सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ए लिटिल रूम। उसी को हम बोलते हैं सेल। सेल यानी हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे सेल होते हैं, यानी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम की मदद से बताती हूँ कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में क्या देखा। इस तरीके से डायग्राम देखा। अब मैं आपको समझाती हूँ इसको क्या हुआ। देखो, उन्होंने क्या करा? एक प्लांट पिल यानी अनियन की पिल ली और इस ग्लास के ऊपर रख दी। अब इस ग्लास में जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, तो उसने एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाई जो कि इस तरीके से थी। और ये जो हमारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये थे हमारे सेल्स। क्या थे? जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारा हमारा क्या था? सेल, जिसको उन्होंने क्या बोला? सेल, क्योंकि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में ये बटा हुआ था। और इस कंपार्टमेंट में आपको ये डॉट दिखाई दे रही है, इसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। ठीक है, और ये आपको एक वॉल दिखाई दे रही है सेल की, इस तरीके से। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको ये वॉल दिखाई दे रही है, इसको बोला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये चीज उन्होंने किससे देखी? माइक्रोस्कोप से। और फिर उन्होंने पता लगाया सेल के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा सेल का स्ट्रक्चर। आपने 7th और 8th क्लास में एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ा ही होगा, राइट? इसमें हम क्या करेंगे? और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया? नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टाइप है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें केवल सिंगल टाइप ऑफ सेल पाए जाते हो। ठीक है, और वही सेल हमारी सारी फंक्शंस को परफॉर्म करते हो। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पेन इज शॉर्ट। क्या होते हैं? इसकी जितनी भी हमारी उसमें जितने भी फंक्शंस अगर होते हैं वो उसी सिंगल सेल द्वारा किए जाते हैं। इसकी वजह से उसकी लाइफ क्या होती है? बहुत शॉर्ट होती है। इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? अमोएबा, बैक्टीरिया और पेनिसियम।
ठीक है। इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एग। एग क्या होता है, हमारा यूनिसेलुलर होता है, मतलब एग में केवल वन टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक से ज्यादा मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं और उन सभी सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स। ठीक है। वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल होते हैं, उसमें लार्ज नंबर्स ऑफ सेल होते हैं और उन सेल्स का क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस होती है और उन सेल्स की लाइफ भी लॉन्ग होती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल ह्यूमंस, ट्रीज, एनिमल। हमारे बॉडी में मल्टी सेलुलर सेल्स पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी। ठीक है। क्योंकि इसमें कई सारे, ह्यूमन बॉडी में भी कई सारे सेल पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी यानी ट्रीज में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखाती हूँ। जैसे पहले जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं ब्लड सेल्स। ये सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि ह्यूमन बॉडी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है, तो मैं आपको कुछ सेल्स बताती हूँ जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कि ये सेल किन से बने हुए होते हैं। वेरियस सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, मसल सेल्स, ओवम जिसको हम फीमेल सेल्स भी बोलते हैं, फैट सेल्स और स्पर्म जिसको हम मेल सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होती है न्यूरॉन सेल। ठीक है। न्यूरॉन सेल का क्या काम होता है, हमारे बॉडी में होने वाले फंक्शंस की मैसेज पहुंचाना न्यूरॉन सेल के, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी मैसेज ट्रांसफर होते हैं वो किससे होते हैं, न्यूरॉन सेल से। ठीक है। ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। बोन सेल से हमारी बोन्स बनती है जो बोन्स में होते हैं। मसल सेल्स हमारी मसल्स में पाए जाते हैं। ओवम सेल्स फीमेल सेल्स होते हैं। फैट सेल्स फैट में पाए जाते हैं और स्पर्म मेल सेल्स होते हैं। ये थे हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए बताया था क्योंकि ह्यूमन बॉडी में कई तरह के सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज सेल, या व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे बना होता है। एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शन लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा। जितने भी हमारे सिंगल सेल्स होते हैं या हम कहे सभी सेल्स का क्या काम होता है बच्चों, कि वो फंक्शंस करें। कौन कौन से, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन गेन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, राइट। तो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा। 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जो हमारा सेल होता है वो 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हम प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री होती है। देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, इस तरीके से होती है। मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा होता है न्यूक्लियस। क्या है ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ये जो हमारी बाउंड्री है, ये बाउंड्री यही हमारी कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है,
हमारे सराउंडिंग से, जो सेल का सराउंडिंग होता है, उससे एक बाउंड्री बनाती है, राइट। प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये किससे बनती है? प्रोटीन से और लिपिड से। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है और ये मिनरल्स को सेल से बाहर आने जाने की, कुछ सेलेक्टिव मिनरल्स को सेल से बाहर आने जाने की इजाजत देती है। ठीक है, पहले हम इनके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, राइट। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, इसमें आता है इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, ये ब्रोक हो सकती है, टूट सकती है, और यूनाइटेड यानी दोबारा भी जुड़ सकती है। ठीक है, अभी मैंने आपको, तो ये तो हुआ कि हमारे सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। अभी मैंने आपको एक चीज सेल मेम्ब्रेन में पढ़ाई थी, वो था हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होते हैं उसको समझने के लिए हमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझना पड़ेगा कि किस तरह सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, जैसे क्या होता है, किस वॉचमैन होता है ना, वॉचमैन का क्या काम होता है कि वो किसी को भी अपनी बिना इजाजत के अंदर बाहर ना आने दे। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है, जो एक्सचेंज होता है मिनरल्स का, वाटर का, वो किसकी निगरानी में होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की निगरानी में। और वो मूवमेंट किस तरीके से होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मूवमेंट जो होता है वो होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं। इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब जो नेचर में अकर हो। ठीक है, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। Oxygen and carbon dioxide can move across the cell membrane. अब क्या होता है, मान लीजिए ये जैसे मैंने आपको एक सेल का डायग्राम बता रखा है, ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। डिफ्यूजन में क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है हमारा एक्सिस में, तो सेल मेम्ब्रेन इजाजत देगी कि वो साइटोप्लाज्म में अंदर ऑक्सीजन क्या करे, ट्रांसफर करे। यानी जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। यानी जहां जिस चीज की मात्रा ज्यादा होती है वहां से कम की ओर जाता है। ठीक है, अगर एक्सिस बाहर की तरफ हमारी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो वो साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेगी, और अगर साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेगी। तो इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो अब क्या होता है इसमें, तो डिफ्यूजन के तहत क्या होता है बच्चों, जो गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो गैस की होगी, पर ऑस्मोसिस से किसकी मूवमेंट होती है? वाटर की मूवमेंट होती है। ऑस्मोसिस से किसकी मूवमेंट होती है? वाटर से। पर मूवमेंट उसी तरह होगी जिस तरह डिफ्यूजन में होती है, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यही होता है हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या होता है, जो किन्हीं सेलेक्टिव चीजों को ही एक तरीके से अंदर बाहर आने दे सेल से। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। क्या होगा कि अगर हम सेल को क्या करें, एक वाटर सॉल्यूशन में डाल दें, या तो उसमें शुगर प्रेजेंट होनी चाहिए या फिर सॉल्ट। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसमें 3 कंडीशंस पढ़ेंगे। तो पहले आपको मैं कंडीशंस पढ़ाती हूँ, फिर मैं आपको इन डायग्राम्स की मदद से वो कंडीशन समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम कंडीशंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमें टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के। सबसे पहला टाइप होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल। ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक। अब क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल्स होते हैं उसमें बाहर, सेल के बाहर में वाटर की मात्रा कम होती है, जबकि अंदर क्या होती है, वाटर की मात्रा ज्यादा होती है। तो हमने डिफ्यूजन मेथड में पढ़ा था कि वाटर कैसे फ्लो करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो क्या होता है, सेल के इनसाइड यानी साइटोप्लाज्म से वाटर सेल के बाहर आउटसाइड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सेल क्या करता है, वाटर लूज कर देता है और वो श्रिंक हो जाता है। और क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और जो ये कंसंट्रेशन होती है, मतलब फ्लो ऑफ कंसंट्रेशन कब तक होती है, जब तक आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन लेस होती है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ वाटर कहाँ की तरफ होता है, इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल। इस कारण सेल क्या होते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें कंसंट्रेशन इक्वल होती है आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लूज्ड। अब जो सेल ने वाटर को लूज किया था उसमें वो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर वापस पा लेता है और वो किसी भी प्रकार से अपनी शेप को चेंज नहीं करता। तो ये होती है हमारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो ज्यादा होती है, आउटसाइड में ज्यादा होती है और इनसाइड में कम होती है। ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर एंड स्वेल अप मे बी ब्रस्ट। अब हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन के तहत क्या होगा कि जो वाटर है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आएगा, यानी आउटसाइड से इनसाइड की तरफ फ्लो करेगा और इनसाइड में जब वाटर आएगा तो सेल क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और वो ब्रस्ट भी, फट भी सकते हैं। तो ये थे हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। ठीक है, किसकी मदद से समझेंगे हम, डायग्राम की मदद से। इसमें क्या था, पहला हमारा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या था कि कंसंट्रेशन आउटसाइड की कम थी और इनसाइड की ज्यादा थी, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो वाटर फ्लो हो रहा था वो बाहर की तरफ हो रहा था, है ना। बाहर की तरफ होने की वजह से क्या हुआ था, ये सेल हमारा श्रिंक हो गया था। क्या हो गया था, श्रिंक हो गया था, सिकुड़ गया था। नेक्स्ट जो थी हमारी कंडीशन वो थी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में
कंसंट्रेशन आउटसाइड कंसंट्रेशन इनसाइड इक्वल थी, इसलिए इसमें जो फ्लो हो रहा था, कंसंट्रेशन इक्वल है तो फ्लो इक्वल ही हो रहा था, मतलब जितना वाटर बाहर आ रहा है उतना वाटर ही अंदर जा रहा है, तो इसकी वजह से इस पे कोई भी असर नहीं पड़ा। नेक्स्ट था हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से सेल पे क्या इफेक्ट पड़ा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर की कंसंट्रेशन आउटसाइड की कंसंट्रेशन इनसाइड की कंसंट्रेशन से ज्यादा थी, इसकी वजह से वाटर कहाँ की तरफ फ्लो हुआ? आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड, आउटसाइड से अंदर की तरफ, ठीक है, इनसाइड की तरफ। इसकी वजह से सेल में वाटर भर गया और वो स्वेल अप हो गया, ठीक है, यानी फूल गया, और वो ब्रस्ट भी हो सकता है, या तो वो फूल जाएगा और ज्यादा या ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा सेल वॉल। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से सेल में सिलेक्टिवली परमेएबल की मदद से क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होते हैं सब्सटेंसेस के। नेक्स्ट जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सेल वॉल होती क्या है। ये मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ सेल वॉल होती क्या है। तो सेल वॉल देखते हैं, ये देखिए आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ब्राउन कलर में है, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं हम सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ये किस में पाई जाती है? केवल प्लांट सेल में, और ये प्लांट सेल की सबसे बाहरी परत होती है। इट इज अब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में अब्सेंट होती है, ठीक है, यानी एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती। इट इज रिजिड स्ट्रॉन्ग पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये रिजिड होती है, ठोस होती है, मजबूत होती है, पोरस होती है यानी इनमें छेद होते हैं, और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर की होती है। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर जॉइंड बाय लेयर लैमेला। देखो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसमें ये दो सेल है, ये इनकी सेल वॉल है, और ये दो सेल एक लिक्विड से जुड़े हुए हैं। ऑरेंज कलर का लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड से जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं लैमेला। क्या बोलते हैं? लैमेला। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सेल्स। ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक भी है। फंक्शन ऑफ सेल्स क्या होता है? इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल वॉल की वजह से सेल को एक डेफिनेट शेप मिलती है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये क्या करता है? स्ट्रेंथ भी देता है, मजबूती भी देता है, क्योंकि हमने पढ़ा ये रिजिड होते हैं, ठीक है। इट इज परमिएबल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज। ये परमिएबल होते हैं, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे कि ये सब्सटेंस की एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ये सेलुलोज से बनता है। सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर जॉइंड बाय लेयर लैमेला। और जो दो सेल किससे जुड़ते हैं? लैमेला से। तो ये था हमारा पार्ट 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।